तो हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं साइंस के सुपर फास्ट रिवीजन फर्स्ट चैप्टर का। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अभी हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। पहला टॉपिक में बहुत इजी टॉपिक है, कोई स्ट्रेस नहीं करना बच्चों को, है ना। फर्स्ट टॉपिक है द केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टी आर फ्रॉम विच इन्वॉल्व केमिकल चेंज। मतलब आप समझे नहीं होंगे, मैं बताता हूँ एक बार, है ना। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और जो कि नई प्रॉपर्टी के साथ होता है, और ये एक केमिकल चेंज होता है ना। केमिकल चेंज के दौरान जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सारे केमिकल रिएक्शन के अंदर आ जाते हैं। जैसे मैं बताता हूँ एक बार आपको। दूसरा पॉइंट है, इसी में अगर आपको लिखना हो तो पेपर के अंदर बहुत फ़ायदेमंद होता है। इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड विच एग्जिस्ट बिटवीन द एट ऑफ सब्सटेंस विच एक्ट टू फॉर्म न्यू केमिकल बॉन्ड। मतलब इसके अंदर ऐसा है कि जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो जो पुराने जो बॉन्ड होते हैं केमिकल रिएक्शन के वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ। उसे हम केमिकल बॉन्ड बोल देते हैं, मतलब नया बॉन्ड्स। जैसे आप समझ सकते हो इस एग्जांपल के अंदर, जैसे यहाँ पर नए बॉन्ड थे, फिर ये यहाँ पर जाके बन गया दूसरा, है ना। सिंपल सा टॉपिक था, ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद हमारा हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन की। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ ए वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इन दूज ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब ऐसे बोल रखा है यहाँ पर कि जो केमिकल रिएक्शन में जो एटम थे एलिमेंट के, वो हमेशा सेम ही रहेंगे दोनों साइड। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा। तो उसके हिसाब से ये यहाँ पर देखिए, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। वैसे आपने पढ़ा होगा कि रिएक्शन होती है H2+O और हमारा H2O बनता है, बनता है कि नहीं बनता। पर हमारे को बैलेंस करना है उसको। तो बैलेंस में कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बैलेंस कैसे हुआ, ये यहाँ पर देखा आपने H2 और फिर ये O2 के साथ रिएक्ट हुआ, H2O तो बन गया, पर ये बैलेंस नहीं है। मतलब इस अगर हम इनको 2 को हटा के जो इक्वेशन लिखेंगे वो होगी स्कैटल इक्वेशन। मतलब समझ जाओ आप, स्कैटल इक्वेशन होगी, मतलब ढांचा होगा वो सिर्फ उसका। और जब हम उसको मतलब उसको बैलेंस कर देंगे, मतलब कितने एटम इस तरफ हैं, कितने एटम उसको बराबर कर देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, तो ये हमारा सेम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी। मैंने बैलेंसिंग भी थोड़ा सा समझा दिया, पर आगे हम डी पे समझेंगे इसको। हाँ, तो हम आगे चलते हैं। व्हाट इज़ रिएक्टेंट। हाँ, अरे थोड़ा आगे चले गया, एक मिनट रुको। रिएक्टेंट क्या होता है, ये इस तरफ के जो दोनों दिख रहे हैं ना, इस तरफ एरो के इस तरफ वाले, वो रिएक्टेंट है। समझ रहे हो। हाँ, ये मतलब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, और ये इस तरफ जाके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, हाँ समझ में आ रहा है। अब वाट और अब फिर जो प्रोडक्ट हो रहा है, वाट इज प्रोडक्ट, यहाँ पर फिर हमारे को बोला, पहले हम एक बार रिएक्टेंट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या है रिएक्टेंट। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। समझे होंगे आप इससे कि मैंने क्या बोलना चाहता हूँ, मतलब, है ना। ऐसे इतने तो समझदार हो आप, 10th क्लास में ऐसे तुम ना। ओहो, व्हाट इज़ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट इज़ व्हाट इज़ प्रोडक्ट, आप खुद अगर सोचो प्रोडक्ट क्या है। अब मैंने आपको ऊपर समझाया क्या है प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन हो रही है, जो नया चीज़ फॉर्म हो रही है उस वही हमारा प्रोडक्ट है। अब आप बोल दो, अपने खुद इंग्लिश बना के सोचो एक बार। फिर मैं बता देता हूँ। दी न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने जैसा बोला आपको हिंदी में वैसा का वैसा मैंने यहाँ पर लिख रखा है नोट्स में, है ना। ये नोट्स चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एग्जाम्पल है इसका, जैसे C+O2, है ना। अब ये रिएक्टेंट है, ये जो आपने देखा हुआ ये S और ये G, ये इसकी स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये सॉलिड स्टेट में है और ये गैस स्टेट में है। समझ में आ रहा है। नहीं, इतने तो हो जा रहा। ये मेरे को दिक्कत होती है इसके अंदर बहुत। मैं आपको 1 मिनट डीप में क्लियर करवाता हूँ। हाँ, हम बैक आ गए थोड़ा सा। और प्रोडक्ट CO2, प्रोडक्ट भी हमारी गैस के अंदर ही फॉर्म होगी। क्या हुआ इसमें, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कार्बन था, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा, तो क्या हमारा फॉर्म हुआ CO2। जो हम एक्सेल करते हैं उसे वो भी होती है, पर मतलब इसका मतलब कोल है, समझ लो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोल है। हम्म। और अब मैं अगले क्या लिख रखा है, हेयर रिएक्टेंट आर ट्रांसफर टू प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट है वो ट्रांसफर हो गया किसमें, प्रोडक्ट में।
और द फिर है नीचे पॉइंट है द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड हैव अ प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दूज रिएक्टेंट। ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मतलब मैंने काट डाला इसको फालतू में। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आप केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए ले सकते हो। द प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट होगा वो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी किससे, रिएक्टेंट से। ये भी आप उसमें लिख सकते हो उसकी प्रॉपर्टीज़ में। और फिर है यहाँ एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ रिएक्शन है ये शॉर्ट फॉर्म, ये आप समझ इतना तो यार समझा करो यार, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है ना। अब यहाँ पर हमारा हमें इस नोट्स में हर चीज़ है, सारी सारी एक्टिविटीज़, सारी हर चीज़, मतलब नोट्स पूरे पूरे क्लियर हैं ऊपर से नीचे तक। बस देखना है आपको, नोट्स की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ डाउनलोड कर लेना। मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट, बिफोर एक्सपेरिमेंट प्लीज़, हाँ वो फालतू की लाइन है इसको काट डालो, मत पढ़ना, है ना। और फिर दूसरे पॉइंट आ जाता है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड। जब मैग्नीशियम रिबन को हीट करा जाएगा इट इट बर्न इन एयर। ये जब एयर के अंदर, तो ये बहुत इसकी जो चमक होगी जो निकलेगी वो बहुत ही ज़्यादा वाइट होगी, ये आंखों के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। और एक वाइट पाउडर फॉर्म होगा जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, MgO, है ना। याद रखना, टेस्ट में आ सकता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए और यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन थी, एयर हीट करा हमने इसको, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम को किसके प्रेजेंट में हीट करा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा, तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम आगे चलते हैं इनमें, इन दीज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट। मैग्नीशियम और इसमें मतलब क्या बोलना चाहता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट है ना। पर और ये जो इस तरफ के हैं, जो हमारा फॉर्म हुआ है, क्या फॉर्म हुआ है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो प्रोडक्ट है MgO2। हाँ मेरे से ऊपर से गलती हो गई थी, मैंने MgO बोल दिया था, पर समझ जाओ करो यार, फालतू में क्यों। और फिर यहाँ पर फिर आ गए हम चौथे पॉइंट में, द मैग्नीशियम रिबन विच यूज टू अनयूजुअल हैव कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करा जाता है सैंड पेपर से जलाने से पहले, क्वेश्चन है। अब इसका भी रीज़न भी देख लो, है ना। रीज़न तो क्या हार्ड, बहुत ईजी रीज़न है। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इन एयर। इससे आप नहीं समझोगे, मैं बता रहा हूँ इसका मतलब। ये फालतू लाइन है कि क्या होता है कि मैग्नीशियम एक मतलब एक अच्छा खासा रिएक्टिव मेटल है, और वो हवा में रिएक्ट करता रहता है। तो जब रिएक्ट करते रहता है एयर ऑक्सीजन के साथ, तो थोड़ी धीरे धीरे टाइम टू टाइम उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है ऑक्सीजन की, मतलब ये मैग्नीशियम रिबन है। इस पर ऑक्सीजन रिएक्ट करी जा रही है ऑक्सीजन, और हल्की सी ऐसी कोटिंग सी बन गई। अब सैंड पेपर किस लिए यूज़ करा जाता है, इस कोटिंग को साफ करने के लिए, है ना। मतलब समझ गए ना पूरा डिफ। मैं अब इसको यहाँ से पढ़ के बता देता हूँ। तो ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ अ डेजलिंग वाइट लाइट गिव आउट एंड ड्यूरिंग मैग्नीशियम हार्मफुल हो रहा है, मैंने ऊपर बताया था हार्मफुल होता है आंखों के लिए, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट आ गया। और फिर नीचे देख लो, सो मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न बाय कीपिंग फार एज पॉसिबल फ्रॉम दी आइज। मतलब इसको या तो हम दूर, अगर आंखों से दूर रख के करें जलाएं तो भी सही है ना। और या फिर हम आई ग्लासेस तो क्या पहनो, सन ग्लासेस पहनो, तुम्हारी आंखें खूब बची रही, है ना। अब मैं दूसरे आगे चलता हूँ। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लीन, है ना। ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट है। इसको देखना मत, डीप से मत देखना, बस फोटो देख लो, ज़्यादा कुछ नहीं करना तुम्हारे को इसमें, है ना। और एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऐसे समझ लो, है ना। खत्म। यहाँ पर बता रखा है कि हम किस टाइम किस में, दूध के फटने में, दूध के जमने में, दूध के फटने में, है ना। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड और कुकिंग फूड, और डाइजेशन ऑफ फूड अवर बॉडी। ये छठी क्लास में पढ़ा हुआ है, ऐसे आपने 6 क्लास में मतलब। और बर्निंग ऑफ अ फ्यूल, बर्निंग ऑफ अ कोल, बर्निंग ऑफ अ कैंडल वैक्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत एग्जाम्पल जिसमें भी आपको लगे कि वो चीज़ रिवर्सिबल नहीं है, तो आप समझ लीजिए केमिकल चेंज है, कुछ नहीं है। केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन ज़्यादा अंतर नहीं। जहाँ पर केमिकल रिएक्शन मतलब जो ऐसी रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज अकर हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन है।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी अच्छा खासा ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, सीबीएसई के हिसाब से पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन आर, क्या क्या रिएक्शन होती है इसके अंदर, और ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन गैस निकलती है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, डबल ये प्रेसिपिटेट आगे पढ़ेंगे हम, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी होगी, चेंज इन कलर आ जाएगा, चेंज इन कलर हो जाता है। एग्जाम्पल ही बताऊंगा अभी तुम्हारे को, सब एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, हर चीज़, मतलब देखो क्या 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 हो रहा है, एक बार वापस इधर याद कर जाओ, क्यों फालतू में दूर वापस जाके याद करना। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है, प्रेसिपिटेट मतलब एक भाई कुछ भी, कोई भी ऐसी मतलब रिएक्शन हो रहा है, मतलब समझ लो लिक्विड लिक्विड में रिएक्शन हो रहा है और एक सॉलिड चीज़ की सब्सटेंस नीचे सेटल डाउन हो चुकी है, वो हमारा प्रेसिपिटेट बोल देंगे उसे। पीपीटी, शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी लिख देते, पीपीटी बोल देते हैं। मेरी राइटिंग समझ में नहीं आई थी, मैं नोट्स लिख रखा है मैंने, फ़ोन में लिखा नहीं जाता ना, तो मैं वही कितना आगे चले गया, बैग आ जा वापस। हाँ, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में हम कैरेक्टरिस्टिक रिएक्ट, some chemical reaction are characteristic of some substance that react and evolve gas with some product। जैसे आपने रिएक्शन देखी होगी, कौन सी रिएक्शन है जिसमें, इधर दिखा देता हूँ मैं इसको, ये है जेडन, Zn H2SO4। जेडन क्या है, जिंक है ना, जिंक किसके साथ रिएक्ट करा, जिंक करा H2SO4, हमारे H2SO4 के साथ रिएक्ट करा, और H2SO4 बहुत सख्त आदमी है, उसने क्या करा, उसने उसने H2 ने क्या बोला, नहीं मैं चल जाता हूँ तुम्हारे को छोड़ के, और तू Zn के साथ दोस्ती कर ले, मुझे तो तेरे को तेरे साथ रहना ही नहीं है, ऐसे बोल दिया। इसी रिएक्शन, ये एक एग्जांपल है किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, है ना, समझ रहे। और हम इसका एक्सपेरिमेंट क्या देखेंगे, ये देखो जैसे आप इसमें क्या होता है, जैसे हम जैसे हाइड्रोजन जैसे ही रिएक्शन से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, जैसे आप उसके ऊपर एक माचिस की तिल्ली जलाओगे या कैंडल जलाओगे तो एक पॉप कलर की पॉप साउंड निकलेगी, एक पॉप साउंड निकलेगी, ऐसे टप टप, ऐसे मतलब ऐसे आवाज़ आएगी, आपको फील कर सकते हो ऐसे मैं आपको क्लियरली बता नहीं सकता ना, मैं आपके सामने नहीं हूँ। और ये है फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट एग्जांपल है व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट, उसी का दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप। ये सारे एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट के, पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट का नहीं है, ये है मतलब सोडियम कार्बोनेट, ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, जब कोई भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो H2O CO2 और मेटल सॉल्ट निकालता है। जैसे मेटल सॉल्ट, यहाँ पर हमारा मेटल सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। और हाँ, मैं बताता हूँ व्हाट इज प्रेसिपिटेट, आ गया यहाँ पर हमारा प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड स्टेट which separate out to form out the form of the solution during the chemical reaction। पूरा समझ में आ गया होगा क्या बोला मैंने। प्रेसिपिटेट यूजुअली अंडर टेस्ट ट्यूब एट बॉटम पार्ट, मतलब क्या होता है प्रेसिपिटेट, मतलब यूजुअली जनरली, है ना, वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम वाले पार्ट के अंदर ही मिलेगा आपको, मतलब होगा, मिलेगा नहीं, मिलने वाली कोई चीज़ नहीं है। इट कैन फॉर्म पासिंग ए गैस एक्वस सॉल्यूशन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू लाइम वाटर। हाँ, जैसे लाइम वाटर के अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास करी तो क्या फॉर्म होगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और जो एच था वो निकल गया, ख़त्म। हाँ, मतलब जो भी समझा, मेरे को रिएक्शन याद नहीं आ रही, मैं बता देता आपको। फॉर्मेशन ऑफ और इस शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो फॉर्मेशन ऑफ ए इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और इसको बोल देना दिस अकर इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी ये नेक्स्ट पॉइंट है इसका। हाँ, ये देख लीजिए, ये इसका बहुत ही मस्त एग्जांपल है, ये हमारा शायद पहला एक्सपेरिमेंट भी है ये। लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पर हमारा के आई था, पोटेशियम अलग है, आयोडीन अलग है। अब ये इसके साथ भी दो लग रहा है, इसके साथ भी दो लग रहा है ना। अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर बैलेंस, जैसे हमने पी को इसको भेजा तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन एक्सचेंज होगा, इस ये पी के साथ रिएक्शन कर लिया, ये इसके साथ रिएक्शन कर लिया, जैसे आप देख सकते हो के NO3, और यहाँ पर जो ये पी था ये I2 है, ये बन गया लीड आयोडाइड, और ये बन गया पोटेशियम नाइट्रेट। और फिर हम आगे चलते हैं, ये चीज़ याद रखना है आपको, ये जैसे इसमें जो PPT बनेगा वो येलो कलर का होगा, है ना। ये नोट्स को निकलवा लेना, याद कर लेना, बोर्ड आते देने लगेगी शायद, आपका बोर्ड 12 या 14 नहीं 4 तारीख को आपका साइंस का है ना। साइंस 4 तारीख तक तो सारे चैप्टर करा दूंगा, बस आपको मेरे कुछ नहीं करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, और जाके डिस्क्रिप्शन में से नोट्स देख लेना है, ख़त्म, और कुछ नहीं करना। और वीडियो देखना तो देखो, अपना टाइम नहीं है तो फिर सीधा नोट्स देखो, ख़त्म। मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोट्स का लिंक,
गूगल ड्राइव की लिंक दे दूँगा और फिर हम एग्जाम्पल चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अरे यार मत चला कर यार, तो ऐसे बहुत खराब लगता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसका दूसरा एग्जाम्पल है H2SO4, सल्फरिक एसिड है ना। बहुत ही मतलब ये सल्फरिक एसिड है ना, जो ये जो सल्फरिक एसिड है ना, क्या नाम है इसका, H2SO4 है ना, H2SO4। यार ये तुम 8 समझ रहे होगे तुम्हारे, यहाँ पर वापस लिख देता हूँ, H2SO4 है ना। और ये और HCl, ये बहुत ही सख्त एसिड है, मतलब ये है सबसे रिएक्टिव एसिड मान लो इनको तुम। अभी हम एसिड बेस वाले चैप्टर में इसको अच्छे से क्लियर करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे, इन दोनों को अच्छे से ले लेंगे। अब अगर हम दूसरे दिन आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारा चेंज इन कलर, हमने ऊपर पढ़े थे सारी प्रॉपर्टी, वापस रिकॉल कर लो एक बार, है ना। ऊपर वापस चेंज इन कलर क्या है, चेंज इन कलर व्हेन सिट्रिक एसिड रिएक्ट विथ पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन। पोटेशियम पर मैग्नेट के सॉल्यूशन के साथ, पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपके लिए, KMnO4, है ना। बड़े बड़े अक्षर में लिख दिया है, देखना है तो देखो, लिखना है तो लिखो, ना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब मैंने लिख रखा है। पोटेशियम नाइट्रेट है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला है, और सिट्रिक एसिड रिएक्ट करता है जैसे, ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, आपने कभी देखा नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से, है ना। ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, और जब ये रिएक्ट करता है तब एक, तो मतलब क्या होता है, ये पर्पल कलर का होता है, मतलब ये KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट अपना। और जब ये रिएक्शन करता है सिट्रिक एसिड के साथ, ये कलरलेस बन जाता है। ये शायद मेरे अनुमान से CBSE के हिसाब से MCQ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस, क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जाएगा कि किस रिएक्शन के अंदर क्यों, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो रिएक्शन करने, सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर एक कलरलेस कंपाउंड बनाता है, तो उसका नाम लिख देना सीधा KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट। अभी आगे चलते हैं। दूसरा, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हम, ये हमारा किसका रिएक्शन, ये क्या है, कलर, वापस कलर चेंज का रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल आ गया हमारे पास कलर चेंज का। ये हमारे पास था K2CrO7, ये आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे, है ना। मैं आपको इसका वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को। ये चीज़ है हमारी पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना। वहाँ पर ये चीज़ बहुत ही काम की चीज़ है वहाँ पर, ये छोटी मोटी चीज़ में नहीं आता इसका नाम। और H2SO4, H2SO4 को तो जानते ही हो। SO2 मतलब सोडियम या सल्फर डाइऑक्साइड, मैं गलत बोल देता हूँ कभी कभी, पर गलती को साइड में रखो। तुम्हारे को तो पढ़ना है ना, तुम्हारे को डीप में दे रहा हूँ मैं एकदम, इतना डीप में नहीं लेके जा रहा, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरीके कराता हूँ तुम्हें। और अब यहाँ देखना, क्या हमारा क्या फॉर्म हुआ, Cr2SO4। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर तुम्हारे से एग्जांपल पूछे ये चेंज इन कलर केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल दो, तो आप सही में इसका एग्जांपल दे सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ज़्यादा पीछे चले गए, नीचे चलते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर दो प्रकार के टेम्परेचर में चेंज होंगे। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, चेंज इन टेम्परेचर में दो प्रकार की रिएक्शन होगी, एक एक्सोथर्मिक होगी, एक एंडोथर्मिक होगी। एंडो एंडो अरे गलत स्पेलिंग हो गई यार, रहने दो तुम। एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, पर एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर मतलब क्या होता है, मैं तुम्हारे को इधर ही एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आगे बाद में डीप ले लेंगे अपन इसको। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे को, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्विकलाइन जैसे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्विकलाइन क्या होता है, CaO, हाँ, जैसे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर लिख रखा है मैंने नीचे की तरफ, वहाँ नीचे की तरफ देखते हैं अपन, है ना। जैसे हमने इसके अंदर रिएक्ट करा है H2 के साथ, है ना, पानी के साथ, तो इस जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसके साथ बहुत हीट निकली, बहुत लार्ज अमाउंट की हीट निकली, इतना गर्म हो जाता है। अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट देखा हो अपने स्कूल में साइंस लैब में कभी भी गए हो तो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है स्लैक लाइम CA, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, जिसे हम स्लैक लाइम भी बोलते हैं। और यहाँ देख सकते हो गर्म बता रहा है, हीट निकलती है, मतलब जिस भी रिएक्शन में हम रिएक्शन करा रहे हैं और प्रोडक्ट के अंदर हीट निकल रही है, तो वो हमारी मतलब हीट रिलीज हो, जिस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो रही है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर कंसिडर करा जाएगा। और जिस जिस रिएक्शन को करवाने के लिए हमारे को हीट देनी पड़े, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन में कंसिडर करा जाएगा, है ना। बहुत सिंपल पॉइंट था, वैसे किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने दिखाया, जैसे CO2, इसको हमने हीट दी, ये एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है, और ये CO2 बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम आगे चलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हमने कर दिया, है ना।
अब एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एग्जांपल देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये है अमोनियम क्लोराइड, लिखा हुआ है नीचे, क्यों फालतू में लिखना, बच्चों के पास टाइम बहुत कम है। और यहाँ पर बैरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन के अंदर बैरियम क्लोराइड नया प्रोडक्ट बनता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक नया वो बनता है। और फिर हम दूसरे चेंज इन स्टेट में चल जाते हैं। चेंज इन स्टेट के अंदर स्टेट का चेंज होता है, जैसे मतलब हम वैक्स चला रहे हैं, मोमबत्ती पहले सॉलिड में थी, पहले वो लिक्विड हो गई, पर बाद में पहले पिघलते लिक्विड बन गई, फिर वेपराइज हो गई। जैसे फिनोल्फिलीन पहले एक बॉल थी, बॉल डायरेक्ट इवेपोरेट हो गई, इसे सब्लिमेशन रिएक्शन भी बोलते हैं हम। ऐसे समझा करो, 9th क्लास का टॉपिक है ये। ऐसे टॉपिक तो मेरे को सारे याद है। जैसे मैंने यहाँ लिखा था, मैंने यहाँ बोला था वैक्स इज बर्न, देन वन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। मैंने बोला था ना, जैसे मैंने बोला था वैसा का वैसा है, सब कुछ लिखा हुआ है, क्यों दिक्कत ले रहे हो। केमिकल इक्वेशन यहाँ पर चेंज इन स्टेट के अंदर, यहाँ दिस स्टेट का चेंज हो जाता है, समझा कर बस। इतनी ज़्यादा इसमें डिटेल में कुछ कुछ पढ़ने की चीज़ है नहीं। केमिकल इक्वेशन आगे चलते हैं हम, स्क्रॉल डाउन कर। बैलेंसिंग, ऊपर बैलेंस, हाँ यहाँ पर हम बैलेंसिंग इक्वेशन करते हैं, जैसे Zn H2SO4, Zn SO4 और H2। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। अब आप बताओ ये बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। बताओ बैलेंस नहीं है या नहीं है। ये ऑलरेडी बैलेंस है, ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है। कैसे पता चला हमारे को, ये आप खुद ही काउंट करके देखो। Zn इस तरफ भी एक है, उस तरफ भी एक है, H2 इस तरफ भी दो है, उस तरफ भी दो है, SO4 दोनों जगह सेम है। मतलब यहाँ पर हमने देखा, इस पॉइंट आउट करा, इस दोनों की तरफ सेम सेम है। इसलिए ये हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन पे बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो एच, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में आपको इसी का एग्जांपल दिया था, इसी शुरू का H2 और O2, और यहाँ पर हमारा H2 बना। पर यहाँ पर एक गड़बड़ हो चुकी है हमारे साथ, हमारे पास यहाँ पर H2 है पर O भी 2 है, और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट में एक सिर्फ एक O है। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मतलब तुक्का बढ़ाओ, ऐसा समझ लो, एक प्रकार से तुक्का बढ़ाना है ये। यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, है ना, मान लो। अब यहाँ पर 2 बढ़ गया तो ये 4 हो गया, और ये 2 है। अब हम सोचते हैं ये यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देखा, ऐसे बहुत सिंपल है, मतलब बैलेंस करना, पर दिमाग लगता है आपको। एक तो इस इक्वेशन बनानी आती है, मतलब आज के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि आपको नाम दे दिया है, नाम से फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूले से बैलेंस करो, है ना। और यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे मैंने बताया था वैसा वैसा है। और फिर उसके बाद मैंने ऊपर बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ऑलवेज 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 भी देख लो। और फिर नोट द केमिकल इक्वेशन शुड बी द बैलेंस्ड बिकॉज इट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मास कभी बनाया नहीं जा सकता, ना ही कभी डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। मास तो मास। अब आप गलत मास मत समझना। सम रूल, हम कुछ रूल पढ़ लेते हैं बैलेंसिंग के। वी शुड नेवर चेंज द फॉर्मूला ऑफ ए एलिमेंट और कंपाउंड टू बैलेंस द इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये जो मैंने अभी पढ़ा था ना, फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कि इस पॉइंट में क्या था, कभी भी चेंज नहीं करना फॉर्मूला। जैसे आप कभी आपको आप मन में आ रहा है कि मेरे को तो लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया पर नीचे 2 नहीं लगाया, गलत हो जाएगा, पूरा फॉर्मूला सब कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए हर चीज़ याद रखना, है ना। वी कैन ओनली मल्टीप्लाई अ सिंबल और फॉर्मूला बाय फिगर लाइक 2, 3 और 4। हमारे को मल्टीप्लाई करना है जब फॉर्मूला लगा के, ये 2, 3, 4 जिस नंबर का यूज़ करना है सिर्फ, और किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना। अरे नंबर ज़्यादा नंबर, बड़े नंबर यूज़ नहीं करना, 2, 3, 4 बस। 5 तक तो जाना ही नहीं है, 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 5 तक तो शायद ही कोई रिएक्शन बनती होगी, मैंने कभी सॉल्व नहीं करी इतनी रिएक्शन। और इट विल बी गुड टू नोट हर दैट हेयर द एलिमेंट विच एग्जिस्ट फ्लोरीन F2, chlorine Cl2, bromine Br2 and iodine I2. All the other elements usually consider monoatomic in the equation. Writing are represented by the symbol. यहाँ पर देखो, हम स्कैटल रिएक्शन लिखते हैं जब क्या लिखते हैं, मोनोएटमिक रिएक्शन में लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन हमारे पास 2 था, पर हमने क्या लिखा, एक ही तो लिखा H2O के अंदर। क्यों, वही ये पॉइंट बता रहा है, ये पॉइंट उसी को दर्शा रहा है और कुछ नहीं है। चलो आगे चलते हैं। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हो गया मोनो वैलेंट। हम पीछे आ गए थे क्या। हम कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन के अंदर जैसे मैंने ऊपर बताया था, जैसे सॉलिड के लिए एस यूज़ करा जाता है, गैस के लिए गैस यूज़ करा जाता है, और लिक्विड के लिए एल यूज़ करा जाता है। और कोई सॉल्यूशन पानी, किसी चीज़ को पानी में डाल दिया तो उसके लिए वो
एक क्यों यूज़ करा जाता है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन पानी के अंदर है, पानी मतलब किसी भी लिक्विड फॉर्म में है वो, है ना। जैसे यहाँ पर बता रखा है, पूछ सकते हैं हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, है ना। द इक्वेशन कैन बी मोर इन्फॉर्मेटिव बाय द थ्री वेज। कौन कौन से वे हैं? द इंडिकेट द फिजिकल प्रॉपर्टी और स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और इंडिकेटिंग हीट चेंज, कैसे हीट को मैंने बता हीट का, हीट कितनी लगे। वैसे ये क्या खुल गया, जैसे हीट, हीट कितनी बढ़ रही है, और वो सब कुछ, वो सारी चीज़ें स्मार्ट। और कंडीशंस इंडिकेटिंग रिएक्शन टेकिंग प्लेस, जैसे यहाँ पर मैंने सारा बता दिया। सिंबल एक्वस स्टेट के लिए क्या यूज़ करा जाता है, ए क्यू, और सॉलिड स्टेट के लिए सिंबल है, सिंबल एल, लिक्विड के लिए सिंबल जी, किसके लिए यूज़ करा जाता है, गैस के लिए। अब मैं तुम्हारे से क्वेश्चन पूछता हूँ, वापस रिकैप करते हैं एक बार। रिकैप में ऐसा एक क्वेश्चन है कि CaO प्लस H2O हमारा क्या फॉर्म होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो। लाइव क्लास नहीं पर लिख दो ना, लिख देना, मैं सबके चैट पढ़ूँगा। यहाँ पर एग्जाम नीचे देख लेते हैं, ये देखिए एग्जांपल है, जैसे CH2 यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेटिव हमारे को लग रहा नहीं था, कि हमारे को पता नहीं था कि Zn है, सॉलिड है, वो क्या है। पर हमारे को बाद में जैसे हमारे को पता चला, जैसे हमने इसको इन्फॉर्मेटिव फॉर्म में डाला, तो ये हमारे को पता चला कि ये सॉलिड है, और ये फिर ये एक्वस सॉल्यूशन में डाला इसको, और ये फिर नया एक्वस सॉल्यूशन बनाया ZnSO4, और H2 गैस निकल गई। देखा कितना इंफॉर्मेटिव होता है। तो आप खुद ही सोचो, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, और ये हमारा नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया CaO। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पानी निकलता है, हाँ मैंने जैसे बताया था, वाटर निकलता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ये। और तो हम ज़्यादातर हीट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हीट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हीट भी लिख के कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखना है तो कितने डिग्री हीट कर रहे हो वो लिख दो तुम। हाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना लिखना नहीं पड़ता। इतना ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, तो हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं। मीथेन, मीथेन हम 4th चैप्टर में पढ़ लेंगे, है ना। जल्दी जल्दी हमने मैंने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कर लिया है। रेस्पिरेशन को क्यों कंसीडर करा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सारे क्वेश्चन देख लेना, जितने मैंने एग्जांपल्स के अंदर क्वेश्चन लिखे हुए हैं सबको रिवाइज कर लेना पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया है अपना, एंडोथर्मिक भी हो गया। कैथोड एनोड, कैथोड क्या होता है? हम्म? ये इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों के दोनों, कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड होते हैं, जो कि हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर पढ़ेंगे। अभी आगे जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने यहाँ दिखा था ना, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। नीचे किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट है ये, कैटलिस्ट हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ देखो कैटलिस्ट MnO2, और यहाँ पर ये Z। जल्दी जल्दी सैम्पल प्रॉब्लम, सब मतलब क्वेश्चन सारे करना है, बस मैं बता रहा हूँ इतना कर लो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत है ये। ऑक्साइड ऑफ आयरन मेटल, आयरन मेटल की दो ऑक्साइड बनती है, एक बनती है आयरन ऑक्साइड 2 जो कि FeO बनती है, और एक बनती है आयरन 3 ऑक्साइड जो कि Fe2O3 होती है? और एक एक दूसरी बनती है जिसे बोलते हैं Fe3O4। ये हमारे मतलब ये हमारी बुक के अंदर बैलेंसिंग के अंदर इसी को यूज़ करा गया है, पता नहीं क्यों पर करा गया है, बस ऐसे समझ लो। अब यहाँ पर हमारी सारी रिएक्शन होगी, बहुत ही अच्छी प्रकार से सारे रिएक्शन को लिख रखा है कि मेटल ए, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, या कंपाउंड ए, कंपाउंड बी रिएक्ट होती है और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करती है, इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, है ना। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी तो मैं बाद में बताऊंगा, पर एक मिनट रुको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर हम किसी भी चीज़ का यूज़ करेंगे इधर, जैसे हीट दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, लाइट की प्रेजेंट में दे देंगे, लाइट फोटो रिफाइन कर देंगे। जैसे तीन प्रकार के डिकम्पोजिशन होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, थर्मोलाइसिस। तो ये इनकी उनकी उन तीनों की हेल्प से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, हीट और लाइट की हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेंगे दो अलग न्यू कंपाउंड या एलिमेंट के अंदर। एक मिनट रुको, दो न्यू एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर, तो हमारा वो क्या, उसे हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वाई कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन आर रिवर्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर रिवर्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल सा है, यहाँ पर दो मिल रहे हैं, एक बन रहा है, और यहाँ पर एक टूट रहा है दो के अंदर, है ना। बस इतना सा पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने ऊपर कराया था, एक एक मतलब एक कंपाउंड है और एक मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल है। वो हाई रिएक्टिव मेटल उस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा,
और जो उसके अंदर जो लो रिएक्टिव एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बन रखा था उस लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जैसे मतलब समझो ए ज़्यादा रिएक्टिव है सी से, नहीं सी ज़्यादा रिएक्टिव है बी से, है ना, ऐसे समझो। बस मैंने गलत बोल दिया था, थोड़ा सा मैंने देखा नहीं था नीचे। जैसे सी ज़्यादा रिएक्टिव है बी से, अब सी ने क्या बोला, मैं तो तेरे को हटाऊंगा, मैं तो ए के साथ बॉन्ड बनाऊंगा। अब बी ने बोला यार मैं कमज़ोर आदमी, फालतू में मेहनत करना। अब बी ने हार मान ली और इसको इससे हार गया और अलग बन गया, एक अलग से मतलब रंडवा बन के घूम रहा है, ऐसे समझ लो बस। और सबसे मतलब ईजी मस्त कुछ भी कह सकते हो उसको तुम, ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन। इसके बहुत एग्जांपल आते हैं, इतने एग्जांपल आते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब हर जगह पढ़ोगे तुम, थर्ड चैप्टर में पढ़ना है तुम्हारे को, और भी बहुत जगह मतलब बहुत जगह काम आती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, आयन का इंटरचेंज होता है। मतलब ये इसके पास कुछ है, इसके पास कुछ है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इसका एक बहुत ही इसका अगर तुम्हारे से पूछे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल, तो कुछ मत लिख के आना, सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस की रिएक्शन कर देना, सॉल्ट वाटर बना देना, बस यही तुम्हारी रिएक्शन है सारी की सारी। जैसे मैं तुम्हारे को एग्जांपल से बताता हूँ, क्या आ गया ये फालतू के अंदर कुछ ना कुछ आ ही जाता है। जैसे NaOH, NaOH को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, HCl के साथ, हाँ HCl के साथ रिएक्ट कराया। अब हमारा बना कैसे, इससे हमारा, अरे रुक जाओ यार, एक मिनट, क्या क्या फॉर्म हुआ इससे हमारा, हाँ? इससे हमारा फॉर्म हुआ NaCl प्लस H2O। फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, मैं इसको शॉर्ट में नहीं लिख सकता, इसमें लिख के ट्राई करता हूँ एक बार। NaOH प्लस H प्लस, यार क्यों 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 फालतू में मजा ले रहा है, HCl इस गिर देता है NaCl प्लस H2O। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, ये इन दोनों ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और है ना, मतलब OH ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के वाटर फॉर्म कर दिया। और अब क्लोरीन और Na बचा, मतलब सोडियम बचा और क्लोरीन बचा, दोनों ने बॉन्ड बनाया और यहाँ पर हमारा NaCl फॉर्म हो गया, है ना, हो गया ना सेम। बस मतलब सारी की सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगले चैप्टर में कर लेंगे। अगर आपको आती है, आप इतने दिन पढ़ ली, इतना तो आ ही जाता, इतना तो आ ही था, पता ही होगा। यह सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल पूछे तो बस ज़्यादा इजी एग्जाम्पल लिखे मैंने, ज़्यादा हार्ड नहीं लिखे, फटाक से लिख देना। यहाँ देख लो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आ जाते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने ऊपर बता दिया था, यहाँ पर देखो पहले हीट ली, और यहाँ पर आ गया हमारी हीट की वजह से तोड़ दिया CO3 को। फिर उसके बाद हम नीचे वापस हीट के आएंगे, बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं यार। ये देखो ऐसे, ये रिएक्शन ड्राइंग भी बना के दी है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ दिया, एक्सपेरिमेंट तो इतना डीप में नहीं जाने वाले अपन। चलो, ये क्वेश्चन बनता है बहुत, ये क्वेश्चन बनता है कि अगर हम इसको तो करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ऑक्सीजन और उसकी मतलब पानी की, तो किसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी। ऑफकोर्स हाइड्रोजन की होगी, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन वाटर क्या है, H2O। यहाँ तो ऑक्सीजन तो एक ही है ना, दिख रहा नहीं दिख रहा, H तो दो है, तो ज़्यादा मतलब रेशियो भी बढ़ गया और अपना वो भी पता चल गया किस रेशियो में बांट रही है और कितना कितना बांट रही है। अभी नीचे चलते हैं, एक्सपेरिमेंट भी यहाँ देखो इलेक्ट्रोलाइटिक एनोड और कैथोड कर दिया, कैथोड माइनस से जोड़ दिया, एनोड पॉजिटिव से जोड़ दिया। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, फोटोलाइटिक, ये फोटोग्राफी में यूज़ करी जाती है, ये वाली नीचे वाली, ऊपर वाली का एकदम फालतू में डोला लगा दिया। मैंने सोचा जल्दीबाजी से हो जाएगा कभी कभी। मतलब क्या होता है, जैसे कोई दवाई देखी होगी आपने, उसको ब्राउन कलर का कवर बना होता है, उस पर क्यों बना होता है, क्योंकि अगर हम उसको सूरज में रख दें तो उसके अंदर रिएक्शन ना हो जाए, इसलिए उसको ऐसे ब्राउन कलर का रंग करा जाता है ना। हर चीज़ देख लेना, स्टार्च ग्लूकोज डिकम्पोजिशन हुआ, ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन प्रोटीन में, प्रोटीन का डिकम्पोजिशन हुआ किसमें, अमीनो एसिड में। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल बहुत इजी एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। यहाँ पर जैसे जिंक मोर रिएक्टिव था देन कॉपर से, और यहाँ पर इसने कॉपर सल्फेट था, कॉपर को हटा दिया और रिप्लेस कर दिया और खुद आगे जाके लग गया। ये यही तो एग्जांपल है इसका, उसका जिसका आप समझ रहे हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। गलत मत समझा करो। ये पूछते हैं कि अगर कॉपर सल्फेट था और हमने उसमें एक आयरन नील डाल दी, ये आयरन नील है, यहाँ पर आयरन नील दिख रहा है, हाँ,
अब इस आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डाल दिया। कॉपर सल्फेट का रंग क्या था, ब्लू कलर का था। अब जैसे आयरन नेल डाला, थोड़े घंटे दिन बाद क्या होगा, जैसे हम उसको वापस देखेंगे तो जो मतलब जो आयरन था वो मतलब कॉपर को डिस्प्लेस कर चुका है, खुद आके लग चुका है, उसका रंग चेंज कर चुका है, उस सॉल्यूशन का रंग चेंज कर दिया और खुद फ्यूरस सल्फेट बना दिया, जो कि ग्रीन कलर का आज जिसे हम आयरन सल्फेट, फ्यूरस सल्फेट कुछ भी बोल सकते हैं, फेरस सल्फेट। अब यहाँ पर रिएक्शन कर रहा देख लो, रिएक्शन सारी याद करनी है तुम्हारे को, सारी याद कर लो या दो तीन, मिनिमम तीन तो याद करनी है। डबल डिस्प्लेसमेंट पता था ना, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। अब क्या करना है, ए जी, प्लस को माइनस से बनाना, प्लस को माइनस कर देना है, पर बी अंदर वालों की, अंदर अंदर वालों की, बाहर 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 वालों की, बाहर बाहर वालों की, अंदर अंदर वालों की, समझ रहे हो ना। अब ऐसे करवानी तुम्हारे को रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेट रिएक्शन, मैंने बोला था ना प्रेसिपिटेट रिएक्शन आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट में, मतलब देखो यहाँ पर वाइट पीपीटी बन गया, AgCl क्या है, वाइट पीपीटी। और फिर हमारा यहाँ पर बैरियम सल्फेट क्या है, वो भी एक वाइट कलर का पीपीटी बन गया। और अब ऊपर मैंने एक एग्जांपल कराया ही था, उसको भी ले लेना तुम, वही सेम एग्जांपल है, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो ड्राइंग के साथ बता रखा है, एक नीचे एक पीपीटी फॉर्म हो जाएगा, बस थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है। इस साल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो क्या नाम है उसका, अरे कोरोजन और रेंसिटी तो कैंसिल है, तो ऑक्सीडेशन और अपन रिडक्शन, इस टॉपिक में भाई बच्चों को पता नहीं क्यों दिक्कत आती है, मेरे को ये समझ में आता है, बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, है ना। ये देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कुछ भी नहीं है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना, उसे भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और ऑक्सीजन ऐड भले ही नहीं हो रही, पर हाइड्रोजन रिलीज हो रही है उसमें से, उस कंपाउंड में से, उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, कि इसका इस भाई भाई इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऐसे बोलेंगे। और रिडक्शन, रिडक्शन में क्या करेंगे हम, कि ये था जैसे किसी कोई भी कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन क्या करी जा रही है, ऐड करी जा रही है हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ऐड करी जा रही है तो वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा, और उसमें से ऑक्सीजन निकाली जा रही है तो वो क्या कहलाएगा, वो भी रिडक्शन ही कहलाएगा। वापस से क्या लेते हैं एक बार, क्या बोला था हमने अभी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में वो होता है कि अगर हम जिसमें ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन आ जाती है तो वो ऑक्सीडेशन है, और किसी में से भी ऑक्सीजन निकल जाती है, वो क्या है, हाइड्रोजन निकल जाती है, वो भी ऑक्सीडेशन है। पर रिडक्शन क्या है, रिडक्शन में उल्टा हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन निकल जाता है, मतलब हाइड्रोजन आ जाता है और ऑक्सीजन निकल जाता है, मैं उल्टा बोल रहा था, पर समझ जाना है ना। नोट करने वाली क्या चीज़ है इसके अंदर, दिस नोट करने वाली चीज़ है, इन दिस प्रोसेस रिडक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, जो मैंने बताया था ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने। मोर एवर ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन अकर टुगेदर, दोनों के दोनों एक साथ होते हैं, अगर दोनों के दोनों एक साथ हो रहे हैं तो हम इसको क्या बोल देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, RXN लिखता हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा रिडॉक्स, है ना, रिडॉक्स रिएक्शन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस चीज़ में बहुत काम आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग, अभी समझ लोगे खत्म, आपके अगले 2 या 3 केमिस्ट्री तो मतलब इजी से क्लियर हो जाएगी, बाकी फिजिक्स, हम फिजिक्स के बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आप बने रहना बस मेरे साथ, मैं लगातार लाते रहूँगा, और लगभग 17 तारीख तक मैं आपको पूरे सारे के सारे चैप्टर दे दूँगा, 17 फरवरी तक। फिर आप रिवाइज करते रहना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, दी सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब ऐसा सब्सटेंस, ऐसा ऐसा कंपाउंड है ना, जो ऑक्सीजन अपने में से लूज कर रहा है, और दूसरे को दे रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ रहे हो। ए सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, इससे ईजी लैंग्वेज मैं शायद ही कहीं देखी होगी तुमने, इससे ईजी नहीं मिलने वाली, मैं बता रहा हूँ सही में, है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो भी होता है जो 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 सब्सटेंस हाइड्रोजन को अपने साथ बॉन्ड बनाने के लिए मजबूर कर दे, है ना, उसे भी हम वही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब हाइड्रोजन निकाल दे और ऑक्सीजन को जुड़वा दे, उस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट उसका अपोजिट होगा, कि क्या होगा, जिसके उसके अंदर क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को जोड़ दे, और मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन को जुड़वा दे किसी दूसरे सब्सटेंस से, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और ऑक्सीजन को रिमूव कर दे, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मतलब बहुत ही तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो हम अभी अभी थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखो
मैंने बताया था ऊपर, दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों कंबाइन होकर जब एक रिएक्शन बनाते हैं तो हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाते हैं। अब यहाँ देखो, रिडॉक्स स्टैंड फॉर, रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन और ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया, ज़्यादा कुछ नहीं था। हम रिडक्शन और यहाँ पर एग्जांपल देख लो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ, एक तो किताब का एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल देख लो। और ज़्यादा कुछ नहीं है, सारे एग्जांपल है यहाँ पर। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन मेटल मेटल, एडिशन ऑफ ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे हम ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट का किसका वो करते हैं तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता है। और मेटेलिक के अंदर जैसे हम एडिशन ऑफ ए मेटेलिक एलिमेंट, जैसे हम किसी के साथ मेटेलिक एलिमेंट लाते हैं तो उसका रिडक्शन हो जाता है और ऊपर नॉन मेटेलिक हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। बस इतना याद रखना, ज़्यादा कुछ ये याद करने की चीज़ भी नहीं है, बता रहा हूँ ना। और हमारा ये रस्ट का फॉर्मूला, कोरोजन तो हमारा आ ही नहीं रहा, मतलब ये तो काट दो, ये कटा हुआ है, समझ लो कटा हुआ है। पढ़ना है तो पढ़ लेना, अगले साल वाले बच्चों के काम आ जाएगा। वीडियो थोड़ा ना कटेगा, देख लेना सब, शेयर कर देना तुम्हारे भाई बहनों के पास। अगले तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्रिएटिव लर्निंग, थैंक्स थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, वाचिंग वीडियो। तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो मैं लगभग कल तक अपलोड कर दूंगा, तो फिर ठीक है, डेटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रहो, अच्छे मार्क्स लाना, स्कोर करना, और बेस्ट विशेस फॉर एग्ज़ाम।